पहले कुछ फोटोज और वीडियोस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। বেঁচে থাকতে এই বাংলাদেশের মধ্যে কোনো মন্দির নির্মাণ হতে দেওয়া হবে না। আপনারাও বাধা দিচ্ছেন না, কারণ আপনারা ভারতের গোলাম, আপনারা ভারতের দালাল। মূর্তি নির্মাণ হয় তাহলে আমরা সমস্ত মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন ভাবে প্রতিবাদ করে তুলব, বিএনপি সরকারও থাকতে পারবে না। अरे भाई थम जा, ये जमात इस्लामी के समर्थक इतना उत्तेजित होकर क्यों चिल्लाते रहते हैं? थोड़ा आराम से भी बोल सकते हैं। जिसने माइक पकड़ रखा होगा उसकी तो क्या ही हालत होगी, मुझे नहीं इमेजिन करना। खैर, ये जो विजुअल्स आपने अभी देखे, ये सिर्फ पत्थर और मलबे की कहानी नहीं है, ये एक सोची समझे नैरेटिव का हिस्सा है। पहला विजुअल बांग्लादेश के बोगरा का है, जहां भगवान शिव की मूर्ति को शमशान घाट, जी हाँ, शमशान घाट में डहा दिया गया। दूसरा गायक बांधा का है, जहां हिंदू समुदाय अपनी आस्था बचाने के लिए सड़कों पर है। और तीसरा एक नफरती नैरेटिव है जो कहता है कि क्योंकि भारत में कथित तौर पर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को इसकी कीमत चुकानी होगी। आज तो पैम्फलेट पर हम इसी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाएंगे। हम 4 पैनल्स ड्रॉ करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक एक ही इकोसिस्टम काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने जो शुरुआत में वीडियोस देखे, उनके कमेंट सेक्शन में एक खास किस्म का जस्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इन कमेंट्स को देखिए। Why Hindu in Bangladesh first place? Isn't your Hindutva terrorist killing Muslim every day in India and same time cry for Bangladeshi Hindu? एक और यूजर कहता है, hypocrisy. Why Hindus are double-faced people? Fucking look at the minority situation in India. Hindus are killing Muslims, Dalits, Sikhs, Christians every day. But that time you guys feel proud and not a single person said, Hindus doing wrong, now they are crying. ऐसे कई कमेंट्स हैं, लेकिन ये तुलना सिर्फ जाहिलाना ही नहीं बल्कि सीरियस क्राइम भी है। भारत में जब भी किसी अवैध ढांचे पर कार्रवाई होती है तो वो सरकार द्वारा लॉ ऑफ द लैंड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए की जाती है। ऐसे में पहला पैलर है स्टेट अथॉरिटी बनाम मॉब लिंचिंग। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और बांग्लादेश के मजहबी उन्माद के बीच जो फॉल्स इक्विवेलेंस यानी झूठी समानता बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी असलियत को समझना बहुत जरूरी है। भारत में जब भी कोई बुलडोजर चलता है या किसी निर्माण को हटाया जाता है तो उसके पीछे अर्बन प्लानिंग, पब्लिक यूटिलिटी और कानून की एक तय प्रक्रिया होती है। चाहे वो सरकारी ज़मीन पर किया गया कोई भी अवैध निर्माण हो, प्रशासन बकायदा हफ्तों पहले लीगल नोटिस जारी करता है, सुनवाई का मौका देता है और सबसे बड़ी बात, भारत के हर नागरिक के पास देश की अदालतों में जाकर उस कार्रवाई पर स्टे लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार होता है। वहाँ जो भी एक्शन होता है वो स्टेट अथॉरिटी का होता है, सड़क पर चलती किसी अनियंत्रित और हिंसक भीड़ का नहीं। वहाँ कानून अपना काम करता है, मजहबी नफरत नहीं। लेकिन इसके विपरीत बांग्लादेश के बोगुरा और गायक बांधा में क्या हो रहा है? कांचनगाड़ी महाशमशान में भगवान शिव की जो मूर्ति तोड़ी गई, क्या वो किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रही थी? क्या शीतला मंदिर या कांचनगाड़ी काली मंदिर का निर्माण किसी सरकारी हाईवे का रास्ता रोक रहा था? क्या वहां के स्थानीय प्रशासन ने कोई डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया था? नहीं, वहां कोई म्यूनिसिपल नोटिस नहीं था, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। वहां सिर्फ एक उन्मादी हिंसक भीड़ थी जिसके हाथों में डंडे, कुल्हाड़ियां और हथौड़े थे। भारत में कार्रवाई कानून की किताब से होती है, जबकि बांग्लादेश में विनाश भीड़ की लाठी से होता है। और जो लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें आईना देखना चाहिए। भारत में अगर वाकई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा होता तो आज़ादी के बाद से उनकी आबादी लगातार फल फूल नहीं रही होती। आंकड़े गवाह हैं कि 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 9.8% थी, जो आज बढ़कर 14.2% हो गई है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां प्रताड़ित होने वाले समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती चली जाए?
नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश का कड़वा सच देखिए। विभाजन के समय यानी 1951 में जो हिस्सा आज बांग्लादेश है, वहां की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 22% थी। यानी वहां हर चौथा नागरिक हिंदू था। लेकिन 1971 के नरसंहार और उसके बाद की सिस्टमैटिक उत्पीड़न के कारण आज वहां हिंदुओं की आबादी घटकर महज 7.95% रह गई है। 22% से गिरकर 7.95% हो जाना कोई सामान्य गिरावट नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का डेमोग्राफिक क्लिंजिंग है। पाखंड की इंतहा देखिए कि आबादी हिंदुओं की खत्म की जा रही है, उनके शमशान उजाड़े जा रहे हैं और फिर भी विक्टिम कार्ड वहां का बहुसंख्यक समाज खेल रहा है। दूसरा पैनल है बंगाल मैट्रिक्स। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद का वो दौर कोई नहीं भूल सकता, जब बेलगाम हिंसा ने पूरे देश को दहला दिया था। लेकिन आज यानी मई 2026 के बाद बंगाल की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा और राजनीतिक असर क्या हुआ? इस बार चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल की धरती पर वो पुराना खूनी पोस्ट पोल वायलेंस काफी हद तक कंट्रोल्ड थी। एक दो ही ऐसे केसेस देखने को मिले। नई सरकार की प्रशासनिक सख्ती और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कड़े रुख ने उस हिंसा के पुराने इकोसिस्टम को पहले ही हफ्ते में पूरी तरह शांत कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल के अंदर की नहीं है, असली खेल तो सीमा पर शुरू हुआ है। जैसे ही बंगाल की सत्ता बदली, दिल्ली और कोलकाता के डबल इंजन ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, मवेशी तस्करी, हवाला और अवैध घुसपैठ के सिंडिकेट पर पूरी तरह ताला जड़ दिया। बॉर्डर पर फेंसिंग और बीएसएफ की मुस्तैदी इतनी कड़क कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसी का नतीजा है कि अब भारत की जमीन से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का रिवर्स माइग्रेशन यानी बांग्लादेश की तरफ वापस धकेले जाने का पुश शुरू हो चुका है। अब समझिए उस पार की छटपटाहट का असली कारण। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई बीएनपी सरकार के आने के बाद नेशनल लेवल पर बड़े पैमाने की हिंसा में भले ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन सीमा के उस पार जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां जमात इस्लामी का राज चलता है। ये जमात वही संगठन है जो सालों से इस क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और घुसपैठ के काले धंधे से मिलने वाले पैसे पर पलता था। आज जब भारत की तरफ से वो सारा अवैध पैसा और धंधा पूरी तरह ब्लॉक हो गया है और भारत से अवैध लोग वापस बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, तो जमात के इस बॉर्डर सिंडिकेट के पेट में लात पड़ गई है। इसी छटपटाहट, इसी कंगाली और इसी बौखलाहट में जमात इस्लामी के ये कट्टरपंथी बॉर्डर के जिलों में बोगरा और गायक बांधा जैसी जगहों पर हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। वो मूर्तियों को तोड़कर, शमशानों को उजाड़कर वहां के स्थानीय हिंदुओं पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ तारिक रहमान की नई सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हुकूमत आज भी जमात की ही चलती है। ये कोई धार्मिक आक्रोश नहीं है, ये एक तस्कर और कट्टरपंथी सिंडिकेट की आर्थिक और राजनीतिक मौत की छटपटाहट है। जो लोग आज बांग्लादेश में चिल्ला रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रतीकों को मुल्क से मिटा दो, वो असल में अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में राष्ट्रवादियों की ये जीत और बॉर्डर की ये नाकाबंदी सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस पार बैठे जमात जैसे आतंकी इकोसिस्टम के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैलर है पहचान और राजनीति का घालमेल। बोगरा में ही अचानक ये सारी मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? इसके पीछे एक गहरा और पुराना राजनीतिक नेक्सस है। बोगरा जिला वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके परिवार का पैतृक निवास स्थान है, जो पारंपरिक रूप से बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से बीएनपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सत्ता हासिल करने या उसमें बने रहने के लिए उसने हमेशा जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त संगठनों का कंधा इस्तेमाल किया है। जब आप सत्ता की भूख में ऐसे सांपों को पालते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपके अपने ही घर में जहर उगलते हैं। बोगरा में स्थानीय प्रशासन की ढील और पुलिस की सुस्ती साफ बताती है
के राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जमात के दंगाइयों को खुली छूट दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना और शर्म की बात यह है कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई किसी मजहब के नाम पर नहीं बल्कि बंगाली भाषा, संस्कृति और गौरव के नाम पर लड़ी गई थी। ये वो मिट्टी है जो कभी सनातन संस्कृति का एक महान और ऐतिहासिक केंद्र थी। ढाकेश्वरी माता का मंदिर, जहां से ढाका को अपना नाम मिला, वो इसी बंगाल विरासत का हिस्सा है। महाप्रभु चैतन्य से लेकर महान संतों की साधना भूमि ये मिट्टी रही है। लेकिन आज जो लोग वहां के मूल निवासी हिंदुओं को बाहरी या भारत एजेंट कहकर उनके शमशान उजाड़ रहे हैं, उनकी अपनी मासिक जड़ें पूरी तरह से इम्पोर्टेड हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी समृद्ध बंगाली संस्कृति को भूलकर पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के वहाबी एजेंटे को बांग्लादेश की मासूम आवाम पर थोपना चाहते हैं। ये खुद अपनी पहचान खो चुके हैं और दूसरों की पहचान मिटाने निकले हैं। आप कौन होते हैं वहाँ के हिंदुओं को ये बताने वाले कि उन्हें अपनी ज़मीन पर कैसे रहना है? वो वहाँ तब से हैं जब इस सरहद पर किसी नए मजहब का नामो निशान भी नहीं था। वो उस मिट्टी के असली वारिस हैं और तुम पाकिस्तान से आयातित नफरत के गुलाम हो। अपनी ही जड़ों के खिलाफ इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अब आते हैं इस पूरे नैरेटिव के सबसे बड़े और आखिरी पहलू पर। सोशल मीडिया के उन तमाम कमेंट्स, ट्रोल्स और जमात के समर्थकों को हमारा एक सीधा और खुला चैलेंज है, जो ये तर्क देते हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ वही सलूक करेंगे जो भारत में मुसलमानों के साथ होता है। भाई साहब, आपकी ये ख्वाहिश हमें सिर आंखों पर मंजूर है। अगर आप वाकई भारत की नकल करना चाहते हैं तो जरा पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए ना। ये आधा अधूरा प्रोपेगेंडा और चुनिंदा झूठ क्यों कॉपी करते हैं? अगर सच में वही करना है जो भारत अपने अल्पसंख्यकों के लिए करता है तो आज से ही बांग्लादेश में ये 3 चीजें लागू कर दीजिए। सबसे पहले मिडनाइट कोर्ट्स की व्यवस्था कीजिए। भारत वो देश है जहां किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की कानूनी मांगों या किसी बड़े मामले पर पुनर्विचार करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट रात के 2:30 बजे भी अपने दरवाजे खोल देती है और पूरी बेंच बैठकर सुनवाई करती है। क्या बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत या न्याय की भावना है कि वो बोगुरा के शमशान में टूटी हुई शिव मूर्ति या प्रताड़ित हिंदुओं के लिए आधी रात को अपनी अदालत खोल सके? दूसरी, यूनिवर्सल वेलफेयर और फूड सिक्योरिटी। भारत में जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को पक्के मकान दिए जाते हैं, राशन बांटा जाता है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त मेडिकल इलाज मिलता है या युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, तो भारत की सरकार कभी किसी नागरिक का मजहब नहीं पूछती। वहां सबको बराबर का हक और सम्मान मिलता है। क्या बांग्लादेश की सरकार में ये दम है कि वो अपने देश के गरीब और अल्पसंख्यक हिंदुओं को वही फूड सिक्योरिटी, वही हेल्थ सिक्योरिटी और वही आर्थिक सुरक्षा दे सके जो भारत अपने अल्पसंख्यकों को देता है? तीसरा, संवैधानिक और संस्थागत संरक्षण। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पूरा कैबिनेट मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है जिसके पास कानूनी ताकतें हैं। भारत अपने अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि देश की प्रगति में बराबर का हिस्सेदार और नागरिक समझता है। क्या आप बोगुरा और गायक बांधा के उन डरे हुए हिंदुओं को इंसान समझने और उन्हें बराबर का नागरिक मानने को तैयार हैं? तो बॉटम लाइन ये है कि बांग्लादेश के बोगुरा और गायक बांधा में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई रैंडम मजहबी आक्रोश नहीं है। ये एक सोची समझी, गहरी और कायराना साजिश है जिसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, भारत में सीमा सील होने और स्मगलिंग का धंधा बंद होने से बौखलाए जमात जैसे सिंडिकेट की छटपटाहट, और दूसरा, बांग्लादेश के बचे कुचे हिंदुओं को मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर तोड़ देना कि वो अपनी पुरखों की
जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएं। और जो लोग भारत के कानूनी प्रशासनिक फैसलों की तुलना इस बर्बरता से करके इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, उनका पाखंड आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। हिंदू समाज ने हमेशा अपनी इस पावन भूमि पर हर सताए हुए मजहब को पनाह दी है, उन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। लेकिन जब हमारी ही सहिष्णुता को हमारी कमजोरी मान लिया जाएगा और हमारी आस्था के केंद्रों, यहाँ तक कि हमारे शमशानों को भी नहीं बख्शा जाएगा, तो हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे और ना ही आपके इस झूठे नैरेटिव को स्वीकार करेंगे। जमात के उन चिल्लाने वाले समर्थकों को हमारी बस एक ही आखिरी सलाह है, माइक थोड़ा दूर रखो भाई, सामने वाले के कपड़े क्यों खराब कर रहे हो, और थोड़ा अपना इतिहास पढ़ लो। अहंकार और नफरत के दम पर कुछ वक्त के लिए उन्मादी भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन याद रखना, नफरत की बुनियाद पर खड़े किए गए मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते, वो सिर्फ तबाही और कंगाली की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखते रहिए द पैम्फलेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।